लॉक हो गया ना, रेड आया ना नीचे। चलिए बच्चों, कल के क्लास में कुछ हुआ ना तो देखने के बाद इसी पर धुनाई होगी। पढ़ाने के बाद पता चला कि और नहीं किया है तो सोच लो इस पर कितनी खातिरदारी होगी। तो सब तुम ही पर लगेगा, लास्ट में देखेंगे। कल हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे थे और हमने जाना था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। बात बंद करिए, एक स्केलर क्वांटिटी है और बच्चों सदिशों को व्यक्त करने के लिए हम लोग तीर का चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। 11 क्लास में हमें ये पढ़ाया गया है कि जितनी सदिश राशियां हैं उनको व्यक्त करने के लिए एक स्पेशल सिंबल लगाएंगे। लगाते हैं ना, कोई सदिश है तो उसके ऊपर संकेत के ऊपर तीर का चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक सदिश राशि है जिसको एक रेखा से व्यक्त करेंगे। वो रेखा का तीर का नोक बताएगा कि दिशा किधर है और उस रेखा को हम लोग कहेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। उस रेखा को क्या कहेंगे हम लोग? विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक है ये दोनों। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अब मान लो यहीं पर ही बल्ब जल रहा है, इसके बगल में एक विद्युत क्षेत्र बना हुआ है, तो यहां पर रेखा वास्तव में कोई रेखा नहीं है ना। इस रेखा का वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। ये रेखाएं हैं क्योंकि वो दिशा बता रही, तो इन रेखाओं को हमने न खींचा भाई, तो ये काल्पनिक रेखाएं होंगी। वास्तव में यहां कोई रेखा नहीं है, लेकिन उसकी दिशा बताने के लिए हम लोग कुछ रेखा खींचते हैं, जो कि वास्तविक कभी रेखा, वो तो काल्पनिक रेखा है। तो सबसे पहली बात, इतने से हमने दो बातें जान ली कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होंगी वो विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा बताती है। क्या बताती है? दिशा। और दूसरी बात हमने ये जाना कि ये कभी वास्तविक नहीं, ये तो खींची गई है ना, हमने खींचा, हमने माना कि देखो यहां रेखा खींच देते हैं, तो ये रेखाएं पूर्णतः काल्पनिक होती है। ये रेखाएं पूर्णतः काल्पनिक। इनको हमने क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि कहीं किसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा को बताना होगा तो इन रेखाओं की सहायता लेंगे, इन रेखाओं को खींचेंगे, ये आकृति की रचना करेंगे। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा बताने के लिए हम लोग कुछ काल्पनिक रेखाओं की सहायता लेते हैं। किसी बिंदु, विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर हमें पता करना हो कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता की यहां दिशा किधर है, और बच्चा लोग सदिश है तो सदिश की कोई एक ही निश्चित दिशा होगी। ऐसा तो नहीं हो सकते कि 10-10 दिशाएं हो, इधर भी हो सकता है, उधर भी नहीं ना, कहीं जहां भी होगा कहीं एक निश्चित दिशा में होगा। और उस दिशा को बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कुछ काल्पनिक रेखाओं की सहायता लेंगे, और ये रेखाएं क्या करेंगी? उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा बताएंगे। ऐसी रेखाओं को हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। और ये रेखाएं बच्चा लोग सीधी भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, और ऐसे, इसको क्या कहेंगे हम लोग? वक्र रेखा। टेढ़ी मेढ़ी नहीं, ये टेढ़ी मेढ़ी है, इसको वक्र कर्व लाइन बोलते हैं। ये टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग लाइंस बोलते हैं, ये स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो ये रेखाएं या तो सीधी हो सकती हैं या वक्र, टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो सकती है ना। ये सीधी भी हो सकती हैं और वक्रित भी हो सकती हैं, टेढ़ी मेढ़ी नहीं खींच सकती। टेढ़ी मेढ़ी होगी तो उसकी 10-10 इस तरह होने लगेगा जी, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो अब परिभाषा क्या निकल कर आएगा? विद्युत क्षेत्र में खींची गई। अब इसके डिफाइन करिएगा और वीडियो से देखकर इसकी अब डिफिनीशन भी लिख सकते हैं। विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे सीधी या वक्रित, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे सीधी या वक्रित काल्पनिक रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा बताती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाती। अब देखो यहां पर, अब यहां पर हमें पता करना है कि सर यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर है। तो अब बच्चा लोग अब क्या करना है? अब आपको एक और काम करना है। यहां पर एक स्पर्श रेखा खींचनी है, यह विद्युत क्षेत्र रेखा ये है, और उसके किसी बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा बताना हो तो इस रेखा पर क्या करेंगे? एक स्पर्श रेखा खींचे। स्पर्श रेखा तो खींचना जानते ही हो,
ये स्पर्श रेखा। तो बच्चा लोग इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा इधर हो गई। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कोई दिशा पूछे तो वहां पर स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो यहां पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो इस रेखा के किसी बिंदु पर आपको स्पर्श रेखा खींचनी है, एक टेंजेंट लाइंस खींचनी है, और यह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा बताएगी। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे सीधी या वक्रित काल्पनिक रेखाएं जिनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा बताती है। क्या कहलाती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। और बच्चों, इन रेखाओं के कुछ गुण आपको याद करने हैं, कुछ गुण पढ़ने हैं। तो आप ये डिफिनीशन याद कर लोगे तो इस डिफिनीशन में 4 गुण मिल जाएंगे। एग्जाम में 5 न कम, ज्यादा से ज्यादा 5 लिखेंगे। 500 लिखने से नंबर ज्यादा थोड़े मिलता है। नहीं, साइंस में ज्यादा लिखने की कोशिश नहीं करना है, जितना पूछा जाए उतने गुण लिखना है। तो 5 गुण से ज्यादा गुण नहीं लिखना है। हम आपको 10-12 गुण बताएंगे। तो केवल आप डिफिनीशन याद कर लेते हैं तो आपको 4 गुण तो इसके डिफिनीशन में है। क्या? पहला, ये रेखाएं पूर्णतः काल्पनिक होती है, वास्तविक नहीं है, बिल्कुल काल्पनिक। हमने खींचा है, यहां कोई रेखा थोड़े होगा। विद्युत क्षेत्र इस हवा में बन रहा है, हवा में विद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ है ना, वहां कोई रेखा है नहीं, काल्पनिक है। नंबर 2, ये सीधी या वक्रित हो सकती हैं। ये रेखाएं सीधी हो सकती हैं अथवा वक्रित हो सकती हैं। तीसरा, इसके किसी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींचें तो यह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा बताएंगे। 3 हो गए। चौथा, वही खड़े रहो जी, वही पर। अभी कुछ लोग आ रहे हैं, सुनो, तब तक प्रवचन सुनो। 3 हो गया। नंबर 4, चौथा हमने कहा कि 4, इसके परिभाषा में 4 गुण है। चौथा गुण है तो ये काल्पनिक है ना, काल्पनिक, लेकिन व्यक्त किसको कर रही है? वास्तविक राशि को। ये भी विशिष्ट गुण है भाई। काल्पनिक होते हुए भी किसका प्रतिनिधित्व? वास्तविक राशियों का। विद्युत क्षेत्र तो वास्तविक है, वो तो काल्पनिक नहीं है। तो वास्तविक, काल्पनिक होते हुए भी ये किसको व्यक्त करी है? एक वास्तविक राशि को व्यक्त करे, तो यह भी एक विशिष्ट गुण है। तो 4 तो इसके डिफिनीशन में ही गुण हो गए। 5वां, अब अलग से ये रेखाएं, और ये ध्यान देना है बच्चों, ये जो 5वां गुण बताने जा रहे हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जाम में। शॉर्ट क्वेश्चन, लघुत्तरीय प्रश्नों में ये पूछा गया है। ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। बड़ा इंपॉर्टेंट गुण है ये, पूरी व्याख्या समझिएगा इसको। बोले ना कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, और हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की अलग से तैयारी नहीं करेंगे। हम लोग छोटे छोटे एक बिंदुओं को जानते चलेंगे। कहानी के एक बिंदु, एक पॉइंट को समझेंगे तो लॉन्ग भी तैयार हो जाएगा, शॉर्ट भी तैयार हो जाएगा। तो हमें तो ऑब्जेक्टिव को ही फोकस करना है। तो केवल एक लाइन का ये गुण, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों? अब कारण जाना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्यों ऐसा होता है। आ गए हो जी? क्या है ऐसा लेट हुआ? तो बाबू रोज नहीं ना ऐसा होगा। मान लो रोज ऐसा होगा तो नुकसान किसका होगा? हाँ, तो अगर दिक्कत है तो हम आप लोगों का टाइम बदल सकते हैं। परेशानी हो रहा है गांव से आने में, चौसा से आते हो तुम लोग ना? हाँ, तो परेशानी तो है, तो टाइम बदल लो, उसको पकड़ो कि तुम्हारे चक्कर में आज हम मार खा गए हैं। बताओ तुम्हारे साथ क्या किया, जब मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? चलो आज माफ कर दिए, कल से नहीं हो। नुकसान लेट होगा तो नुकसान तुम लोग का होगा ना। इतना है सब्जी चौसा वाला। वो चौसा तो पूरा गांवे को पढ़ाए हैं, तुम लोग तो अभी कमे आ रहा है। चौसा है, महदा है, इधर मजरिया उजरिया गांव के गांव आता है ना। महदा तो घर घर का हमारा प्रोडक्ट होगा।
ये पता करना, 15 वर्षों से पढ़ा रहे हैं, घर घर में प्रोडक्ट। अगर साइंस पढ़ा होगा ना घर में कोई, तो हमारा पढ़ाया जरूर होगा। ध्यान नहीं पूछेगा। हंस कह रहे हो? गलत अर्थ मत लगाओ, बहुत ज्यादा सोचता है इधर उधर तुम लोग। सोचना है वहां नहीं सोचते हो। चलो आ जाओ। हाँ हो गया, हंसने के लिए काफी हो गया, अब मुद्दे पर आ जाए। हाँ जी, 5वां गुण हमने आपको क्या बताया कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती, प्रतिच्छेद नहीं करती, काटती नहीं है। क्यों, ये जाना है। चलो हम लोग 1 सेकंड के लिए मान ले कि काटती हैं, हम लोग 1 सेकंड के लिए मान लें काटती हैं। अब देखना सर जी का मानना सही है कि गलत अपने से कहोगे। ये बच्चों देखो, ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट दी, ये वक्रित रेखाएं हो गई, कटान बिंदु ना। अभी हमने आपको यहां इस रेखाओं की परिभाषा बताए थे कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचो और यह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा बताएगा। तो चलो बच्चों, इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं। एक स्पर्श रेखा इस कर्व लाइन पर और एक स्पर्श रेखा इस कर्व लाइन पर। अब बच्चों ये बताओ, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता E की दो दिशा हो गया कि नहीं हो गया? और विद्युत क्षेत्र तीव्रता सदिश है कि अदिश? सदिश। सदिश राशि अभी पढ़ाने से पहले इसी को बताए थे। और किसी सदिश की एक बिंदु पर कोई एक ही दिशा होगी, दो दिशा, और बच्चा लोग काटेगा तो 2 दिशा होगा ही, कोई रोक नहीं सकता। तो हमने माना कि ये रेखा एक दूसरे को काटती हैं। तो बच्चा जब हम लोग ये लेकर चलेंगे, ये कंसेप्ट लेकर चलेंगे, तो कटान बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता की 2 दिशा मिलेंगी, जो कि असंभव है। इसका मतलब हमारा मानना गलत है। 2 दिशा कैसे? वो तो सदिश है ना, 2 दिशा नहीं हो, काटेगी तो 2 दिशा होगा ही। अगर कटान हो गया तो वहां 2 दिशा हमें मिलेगा ही, जो कि असंभव है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि अगर प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेदी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की 2 दिशा प्राप्त होगी, जो कि असंभव है। इसका अर्थ क्या निकलता है कि ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। ये 5 गुण हो गए। छठा, ये रेखाएं कहीं पर देखो, 2 विद्युत क्षेत्र हम बना रहे हैं। एक विद्युत क्षेत्र ये हो गया, इसकी तीव्रता E, और एक विद्युत क्षेत्र E हो गया। पहचानने के लिए आपको ये सब जानना जरूरी है। यहां पर ये रेखाएं देखो, इसमें रेखाएं दूर दूर हैं, उतने क्षेत्रफल में 3 ही रेखा, इसमें 5 रेखा है। तो 2 चित्रों में, एक क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास हैं और एक में दूर दूर हैं। जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होंगी, नजदीक नजदीक होंगी, वह विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी का होगा। और जहां पर ये रेखाएं दूर दूर हैं, कम संख्या में हैं, वह विद्युत क्षेत्र दुर्बल होगा। वह विद्युत क्षेत्र, तो इसमें प्रबल विद्युत क्षेत्र कौन है, दुर्बल कौन है? ये दुर्बल रेखाएं दूर दूर हैं और इसमें रेखाएं पास पास हैं, तो ये प्रबल विद्युत क्षेत्र होगा। प्रबल, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, बल ज्यादा लगेगा। ये 6ठा गुण हो गया। 7वां, अगर किसी विद्युत क्षेत्र में रेखाएं एक दूसरे के समानांतर और समान दूरी पर है, हमेशा दूरी बराबर रहे और समानांतर रहे, तो इसको कहेंगे हम लोग समरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र कब होता है? जहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं और समान दूरी पर। कहीं पास पास हो गई तो प्रबल हो गया, दूर दूर हो गई तो दुर्बल हो गया। अब बराबर बराबर दूरी पर है तो समरूप विद्युत क्षेत्र बनेगा। तो समरूप विद्युत क्षेत्र में बहुत सारे हमें टॉपिक पढ़ने हैं। तो समरूप विद्युत क्षेत्र की पहचान क्या है? यहां पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं और समान दूरी पर होती है। ये कितने हो गए? 7 हो गए। 8वां,
इन रेखाओं में एक प्रवृत्ति पाई जाती है, एक नेचर होता है। ये रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती है। ये लंबाई है तो ऐसे सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती है। यही कारण है कि विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। विजातीय आवेश इसी गुण के कारण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र में यह विशेष गुण क्या पाया गया कि ये रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती है, सिकुड़ती है, पास में खींचती है। यही कारण है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, सॉरी, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दूसरा, इसी में ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित होती हैं। ये लंबाई है ना, ऐसे प्रतिकर्षित होंगी, दूर भागेंगी, ऐसे एक दूसरे से दूर भागेंगी, प्रतिकर्षित होंगी। यही कारण है कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। उस समय आपने नहीं जाना कि सजातीय आवेश क्यों प्रतिकर्षित करेंगे, वहां तो गुण पढ़ा दिया गया बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट से। लेकिन इसी गुण के कारण, इन रेखाओं के नेचर के कारण, इन रेखाओं में ही ये प्रवृत्ति पाई जाती है। ये रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश, जिसके कारण विजातीय आवेश, और ये लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित होती है, दूर भागती है। इस कारण सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ गुण हैं। सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करेंगे, विजातीय आवेश आकर्षित करेंगे। इन रेखाओं के नेचर में ऐसा है, इस वजह से आवेशों के बीच में वो प्रकृति आपको देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर हम लोगों ने 8-9 गुण पढ़े। एग्जाम में 5 ही लिखने होते हैं, तो बच्चा लोग परिभाषा हम लोग केवल याद रखें तो 4 तो परिभाषा में ही मिल जाता है ना। हाँ, एक और इसमें छूट गया, 10 पूरा कर लो, 9 क्यों रहेगा? तुमने उठाया नहीं जी, कैसा विद्यार्थी है? इसका ढक्कन कहाँ गया? ढक्कन उठाया, ढक्कन वाला ढक्कन है। ये रेखाएं धन से परे और ऋण की ओर होती हैं। ये रेखाएं धन से परे और ऋण की ओर होती हैं। इनकी दिशा पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन होता है। धन से परे और ऋण की ओर, वक्र रेखा भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। तो ये 10वां गुण भी हो गया। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ये रेखाएं पूर्णतः काल्पनिक है। नंबर 2, ये सीधी या वक्रित हो सकती हैं। नंबर 3, इनके बिंदु के किसी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींचे तो वह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा बताएगा। नंबर 4, ये तो काल्पनिक होती हैं, फिर भी विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है जो कि वास्तविक होता है। 4, नंबर 5, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद। नंबर 6, ये रेखाएं अगर पास पास है तो प्रबल विद्युत क्षेत्र और दूर दूर है तो। नंबर 6, समरूप विद्युत क्षेत्र होने की स्थिति में ये रेखाएं एक दूसरे के और समान दूरी पर होंगी। ये रेखाएं अपनी लंबाई के अनुदिश सिकुड़ती हैं। ये रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित होती हैं। और ये रेखाएं धन से परे और ऋण की ओर होती हैं। धन से दूर जाएंगी। बिल्कुल तीर का चिन्ह देखो, यहाँ ऐसे होती है। जब शब्द पर दिक्कत है तो फिगर पर आते हैं। धन से परे, परे मतलब दूर, पॉजिटिव से दूर जाएंगी और किसकी ओर जाएंगी? निगेटिव की ओर जाएंगी। तो इनका भी कुछ आगे हम लोग बहुत इस्तेमाल करेंगे। जो ये बातें हमने आपको बताया, इसका बहुत जगह इस्तेमाल भी होना है। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र रेखाएं और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। और बच्चा लोग अब एक काम करते हैं, एक और नया टॉपिक यहां जानते हैं। वो तो अगले पार्ट के लिए, लेकिन रेखा पढ़े हैं तो आज उसको हम यहीं पर बता देते, नहीं तो उसको गॉस थ्योरम में बताते अगले चैप्टर में। लेकिन रेखा जान गए हैं तो उसको अभी जान लो। ये देखो एक विद्युत क्षेत्र है, तो बनाए ही थे, मिटा दिए झूठ मूठ का। यह एक विद्युत क्षेत्र है जिसकी तीव्रता E है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। अच्छा ये बताओ, देखते हैं कौन कौन बताते हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न पूछेंगे। इस विद्युत क्षेत्र से होकर कितनी रेखाएं गुजर रही हैं? 4। सर नहीं सर, बहुत सारी रेखाएं काल्पनिक अभी
तुमको बहुत सारी दिख रही है, सबको रतौंधी होता है, तुमको दिनौंधी हुआ है। ये 4 ठोकीचे करे कि बहुत सारी दिख रही है, तुम लोग को भी बहुत सारी दिख रही है। अगर है तो मुफ्त कैंप लगा हुआ है नई बाजार में, कीर्तपुरा के साइड में, भारत सरकार का, इलाज करवाओ। नहीं, भारत सरकार का लगा है कैंप भाई, संजोग की बात है ना, मुफ्त में इलाज होगा। चेक करवा जाके वहां, चश्मा उसमें फ्री में मिलेगा, ऑपरेशन की नौबत आएगी वो भी फ्री में होगी। तो इस विद्युत क्षेत्र से होकर 4 रेखाएं गुजर रही हैं, तो बच्चा लोग विद्युत फ्लक्स का मान 4 होगा। इसका मतलब आपने समझ गया होगा कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। किसी विद्युत क्षेत्र से होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, यही डिफिनीशन है, यही डिफिनीशन है। लेकिन अब सोचो, ये तो सर जी का उदाहरण था ना, बिल्कुल जितना इसमें आप लिखाइए, देखो ये बढ़ते गया। इसका मापन करने का तरीका बताएंगे। इसका मापन फ्लक्स को फाई से सूचित करते, बैठो उसको कैलकुलेट, तो हमारा एग्जाम्पल था ना। ये रेखाएं काल्पनिक है, दिखती थोड़ी है कि गिन के बता देंगे। ये तो आपको समझने के लिए हमने एक एग्जाम्पल दिया था, है कि नहीं। ये रेखाएं काल्पनिक है, इनको आप गिन नहीं सकते, केवल परिभाषा तक आपको पहुंचाने के लिए हमने चित्र में रेखाओं को दर्शाया था, है कि नहीं। कि 5 है तो विद्युत फ्लक्स 5 हो जाएगा, 8 है तो विद्युत फ्लक्स 8 हो जाएगा। तो उसके आधार पर हम समझ गए कि किसी विद्युत क्षेत्र से होकर जितनी रेखाएं गुजर रही हैं, उन रेखाओं की संख्या की माप ही विद्युत फ्लक्स कहलाएगा। इसका मापन, इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अदिश राशि है, दिशा नहीं, संख्या है ना। रेखाओं की असंख्या कभी सदिश हो सकती है, नहीं अदिश, ये अदिश है, लेकिन तीव्रता तो सदिश है ना। और इसका जो क्षेत्रफल है, जो हमने ये बॉक्स बनाया है, इसका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल पर भी हमने तीर का चिन्ह लगा दिया। अब कहोगे सर आप ही पढ़ाए थे क्षेत्रफल अदिश होता है। क्षेत्रफल अदिश, बिल्कुल सही बात है, सदिश नहीं हो सकता। क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, ये सब अदिश, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी। तो इस पर तीर का चिन्ह कैसे लगा दिए। और ध्यान देना, हमारे पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्षेत्रफल को सदिश माना गया है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये छोटी सी बात है, समझना है। और समझ जाएंगे तो कहेंगे सर को, नहीं तो अभी कंफ्यूजन करो, लगा कैसे दिए, तो गलत बता दिया। 11 क्लास में आप ही बताए थे कि अदिश है, उस पर तीर नहीं लग सकता, आप 12 क्लास में लगा दिए। आपके पढ़ाने का तो और ही छोड़ नहीं है। अच्छा ये बताओ, अदिश, अदिश कौन है। जिसमें केवल परिमाण है, दिशा नहीं है ना। अगर हम उसको बाह्य स्रोत से दिशा दे दें कि यहां से 15 डिग्री के कोण पर, यहां से 15 डिग्री के कोण पर पश्चिम दिशा में बढ़ना है, वहां पर आपको 50 मीटर स्क्वायर का एक क्षेत्रफल है। तो एक क्षेत्रफल तो है ही 50 मीटर स्क्वायर का, परिमाण 50 मीटर स्क्वायर, और दिशा भी दे दिया कि इस बिंदु से 15 डिग्री पश्चिम की ओर, तो दिशा भी हो गया ना। तो बताओ अब उस राशि में परिमाण तो पहले से ही था, अदिश है तो परिमाण है ना, दिशा सर जी ने दे दिया। तो अब उस राशि में परिमाण भी हो गया और दिशा भी हो गया। अब ध्यान देना, इसको अब क्या क्षेत्रफल नहीं कहेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल कहते हैं ना तो अदिश का मन में बोध होता है कि क्षेत्रफल तो अदिश है। तो अब इसका नया नाम देंगे, नया नाम देंगे, सदिश क्षेत्रफल। क्या कहेंगे अब इसको, कंफ्यूजन है ना भाई, अदिश है, ये सदिश बनाया गया है, सदिश बनाया गया है, हमने सदिश बनाया, हमने उसको दिशा दे दिया। तो परिमाण उसमें ऑलरेडी पहले से था, अदिश है तो परिमाण रहेगा ही, और दिशा हम लोगों ने दे दिया। तब उसमें परिमाण भी है और दिशा भी है, और जिस राशि में परिमाण भी हो और दिशा भी हो, उस राशि पर तीर का चिन्ह लगा सकते हैं। तब इसको क्या नाम देंगे हम लोग, सदिश क्षेत्रफल या क्षेत्रफल सदिश। आगे पीछे सदिश लगाना है, सदिश क्षेत्रफल या क्षेत्रफल सदिश। तो विद्युत फ्लक्स का मापन हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इस सदिश क्षेत्रफल के डॉट डॉट क्यों किए, दो सदिशों का गुणा दो तरीकों से होता है, डॉट भी होता है। अगर ये क्रॉस कर देंगे तो ये सदिश हो जाएगा,
ये सदिश होता नहीं है, तो ये सदिश नहीं अदिश है, तो इस वजह से यहां। और ए डॉट बी का सूत्र हमने 11th क्लास में क्या पढ़ा? ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। दो सदिशों के डॉट प्रोडक्ट का ये नियम है। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो बच्चों फ्लक्स निकालने का ये सूत्र है। किसी विद्युत क्षेत्र से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स को ऐसे निकालेंगे, हमारे अनुसार नहीं निकालेंगे, वो तो हम आपको समझाने के लिए बताए थे कि बताओ कितनी रेखाएं हैं। इन रेखाओं को आप गिन नहीं सकते, कैलकुलेट कर सकते हो। कैलकुलेशन से हम बता सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र से 500 की 5000 रेखाएं गुजर रही हैं, गिन कर, क्योंकि ये तो काल्पनिक है ना भाई, कैसे गिन सकते हैं, संभव ही नहीं। तो ये विद्युत फ्लक्स हो गया। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ें। इसके गॉस थ्योरम में ये सब काम पड़ेगा। क्या हो गया, बोलो फिर से, ये कैसे सदिश हो गया? अरे अभी से क्या बता रहे थे इतना देर से, यही प्रवचन चल रहा था। अदिश है ना, अदिश में क्या होता है? परिमाण होता है केवल। असदिश किसको कहते हैं? परिमाण भी, और इसमें परिमाण तो पहले से था और दिशा बाह्य स्रोत से हमने दिखा दिया। अब एग्जाम्पल बोले थे कि यहां से 15 डिग्री पश्चिम की ओर, तो दिशा का ही बोध हो रहा है ना, और वहां पर एक 50 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल है, तो उस क्षेत्रफल में दिशा भी है, एक निश्चित दिशा में है। 16 डिग्री पर मिलेगा वो, 16 डिग्री पर जाएंगे तो दूसरे जगह पहुंच जाएंगे, 15 डिग्री पर जाएंगे तो ही उस 50 मीटर स्क्वायर पर पहुंचेंगे, है ना। तो उसमें परिमाण भी है और दिशा भी है, तब उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सदिश क्षेत्रफल, सदिश बना दिया हमने। तो इस पाठ में क्षेत्रफल को सदिश ही रखा गया है। कहीं भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्षेत्रफल आएगा तो सदिश के रूप में ही आएगा, तीर का चिन्ह हमेशा रहेगा यहाँ। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर क्षेत्रफल अदिश है, तीर कैसे हो गया, उसको बार बार नहीं रिपीट करेंगे। तो विद्युत फ्लक्स का मापन यहां से करते हैं। विद्युत फ्लक्स का मात्रक बीमा निकाल सकते हैं, सूत्र मिल गया, तो मात्रक बीमा आसानी से निकल जाएगा, अदिश राशि है। अब आ जाते हैं अगले टॉपिक की तरफ, विद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव, डाइपोल। डाइपोल, डाई मतलब दो होता है, अपोल मतलब ध्रुव, सिरा, ध्रुव मतलब सिरा, छोर। पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, इसके दो सिरे हैं, दो छोर हैं। तो सबसे पहली बात, यह विद्युत द्विध्रुव क्या है? आवेशों को सजाने की, रखने की एक व्यवस्था। इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव, आवेशों को सजाने की एक व्यवस्था है। कोई भौतिक राशि नहीं कि मात्रक बीमा सोचेंगे, है ना। यह क्या है? जैसे तुम लोग यहां बैठे हो तो पंक्तियों में और स्तंभों में सजाने की एक व्यवस्था, यह समायोजन। तो उसी तरह से यह भी एक समायोजन है। किसका? आवेशों का। कैसा समायोजन है, अब यह जानना है। यह देखो, दो आवेश, यहां पर प्लस क्यू, यहां पर माइनस क्यू, और इनके बीच की मध्य बिंदु ये है ओ, मध्य बिंदु, यह सिरा ए, यह सिरा, और ये जो ए और बी के बीच की दूरी है वो बहुत ही कम होगी, बहुत ही कम होनी चाहिए। और आवेश कैसे होने चाहिए? एक पर प्लस क्यू तो दूसरे पर, और यहां से इसकी दूरी को एल मान ले, तो यहां से भी इसकी दूरी एल हो जाएगी क्योंकि मध्य बिंदु है। तो बताओ ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 2l। तो द्विध्रुव की लंबाई को 2l से सूचित करते। ध्यान देना, पर इसे अब एल मत कह देना। 2l कैसे हुआ हमने बता दिया आपको। ये मध्य बिंदु हो गया, मध्य बिंदु से पहले सिरे की दूरी l, मध्य बिंदु से दूसरे सिरे की l, तो इस तरह ए और बी के बीच की कुल दूरी 2l। तो द्विध्रुव की प्रभावी लंबाई को, जो इसका इफेक्टिव लेंथ है, उसको 2l से सूचित करेंगे, एल मत करना। 2l कैसे हुआ? जिन्होंने भी किया था, ये हमारा फिजिक्स तोड़ लेना है, जिन्होंने पहली बार वो एल भी लिख सकते थे, उन्होंने 2l लिखा। तो हमेशा हम लोग द्विध्रुव की लंबाई को 2l से, बच्चे न्यूमेरिकल्स बनाते हैं तो उसको एल कर देते हैं। दिमाग एक बार थ्योरी कंप्लीट हो जाए ना तो न्यूमेरिकल्स में दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
हमने आपको एक ही लाइन बताई कि द्विध्रुव की लंबाई को L से नहीं सूचित करना, 2L से। 2L क्यों करेंगे वो भी कारण बताए। यह व्यवस्था द्विध्रुव है। यह व्यवस्था समान परिमाण तथा विपरीत चिन्ह के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाएं तो आवेशों को रखने का यह समायोजन विद्युत द्विध्रुव है। तो इसमें दो बातें याद रखनी है। विद्युत द्विध्रुव आवेशों को सजाने की एक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था? तो दो बिंदु है, समान परिमाण, विपरीत चिन्ह के दो आवेश, एक 5 कूलम तो दूसरा -5 कूलम, एक 8 कूलम तो दूसरा माइनस, समान परिमाण, विपरीत चिन्ह के दो आवेश, द्विध्रुव डाइपोल दोनों सिरों पर होने चाहिए और दोनों सिरों के बीच की दूरी बहुत, ये सब दिमाग में थ्योरी बैठा लो, यही 2L है। इससे ज़्यादा नहीं होता है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यही सब। इतना हो जाए तो उस द्विध्रुव नहीं कहेंगे। न्यूमेरिकल्स बनाए तो उसमें तो 1 मीटर देगा, थ्योरिकली 1 मीटर संभव नहीं है। द्विध्रुव की मैक्सिमम लंबाई ये होगी, इससे ज्यादा नहीं, यही 2L है। तो जब समान परिमाण विपरीत चिन्ह के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे जाएं तो आवेशों को रखने की यह व्यवस्था, यह समायोजन, यह तरीका किस नाम से जाना जाएगा? विद्युत द्विध्रुव से। ध्यान देना, ये कोई भौतिक राशि नहीं, आवेशों को सजाने की एक व्यवस्था है। बच्चे सोचते हैं सर मात्रक बीमा राशि का न होता है, और ये आवेशों को सजाने की क्या है? व्यवस्था है। चित्र में AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। चित्र में AB को हम विद्युत द्विध्रुव कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस AB के दोनों डाइपोल, इसके दोनों पोलों पर समान परिमाण, विपरीत चिन्ह के दो आवेश और इनके बीच की दूरी। तो ध्यान रखना, द्विध्रुव के दो ध्रुव, दो सिरे, दो छोर, एक छोर पर +Q होगा तो दूसरे सिरे पर -Q होगा, और इस +Q और -Q के बीच की दूरी 2L होगी। L नहीं करना, क्या होगी? 2L होगी। तो ये द्विध्रुव जान गए, कोई दिक्कत? बिल्कुल आसान है। अब इसी से एक अगला टॉपिक मिलेगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यह एक भौतिक राशि है जिसको P से सूचित करेंगे। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यह भौतिक राशि है जिसे P से सूचित करते हैं। यह कैसी राशि है? तो देखो बच्चों, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। इस द्विध्रुव के किसी एक आवेश, कोई आवेश ले लो, +Q चाहे माइनस, परिमाण तो एक ही ना जी। आंसर में अगर प्लस कहीं आएगा तो दूसरे का माइनस में आएगा। इन दोनों आवेशों में से कोई आवेश ले लो, +Q भी लिख सकते हो, -Q भी लिख सकते हो, और इसकी प्रभावी लंबाई का गुणा करा दो। इसी राशि को क्या कहते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। किसी द्विध्रुव के किसी एक आवेश, +Q चाहे -Q, दोनों में से किसी एक आवेश और उसकी प्रभावी लंबाई का गुणा करने से जो राशि हमें मिलती है उसको द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P से सूचित करेंगे तो P का सूत्र क्या हो जाएगा? Q × 2L, Q × 2L। और इसका मात्रक बीमा, आवेश है ना कूलम, ये दूरी है ना सेंटीमीटर, मत समझना, कूलम्ब मीटर। क्या होगा? कूलम्ब मीटर। बीमीय सूत्र लिखना हो तो आवेश का 80 ना, और लंबाई 80L। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये दो बातें हमने समझा। कोई दिक्कत है? बिल्कुल आसान है। हाँ, 1 मिनट, यह एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा, याद रखना, ये एक्सपेरिमेंटली है, मैं इसको मौखिक नहीं बता सकते। एक्सपेरिमेंटली है कि इसका दिशा प्रयोग करके देखा गया कि इसका एक निश्चित डायरेक्शन होता है, और इसका डायरेक्शन जानते हो किधर होता है? निगेटिव टू पॉजिटिव, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। याद रखने वाली चीज है। कहीं द्विध्रुव होगा प्लस, कहीं केमिस्ट्री हो चाहे मैथमेटिक्स में हो, क्या होता है? हेड वाला सिरा प्लस से माइनस की ओर होता है।
क्या होता है? अब जान तुम लोग को क्या पढ़ा के हम नहीं जानते, हमारा फिजिक्स का क्या है वो जानते हैं। ये केमिस्ट्री में है कि वहाँ उल्टा है क्या सीधा, वहाँ सर जी से कंफर्म कर लेना। इसकी दिशा हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की होती है, निगेटिव टू पॉजिटिव होती है। आपको पॉजिटिव टू निगेटिव बताया गया है, हमारे अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है केमिस्ट्री में कुछ अलग हो तो उसका अलग बात है, उसका अलग बात है, हमें नई जानकारी है जो रियलिटी है। लेकिन अगर केवल ध्रुव आगुण कहते हो तो हमको तो ये उम्मीद नहीं है कि यहाँ पर हम निगेटिव टू पॉजिटिव पढ़ा है, वहाँ पर सर जी तुमको पॉजिटिव टू निगेटिव पढ़ा है। अलग होगा तो ही होगा। अगर यही वह राशि होगी तो ये संभव नहीं है कि हम कुछ और पढ़ाएं वहाँ कुछ और पढ़ाई जाए। हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगा। वो कुछ अलग होगा तो ही उसमें धन से ऋण होगा। अगर ये राशि होगी तो ये संभव नहीं होता कि दो लोग दो चीजें पढ़ाएंगे, है ना। द्विध्रुव है तो एक काम करिएगा, फिर से एक बार उसको पेपर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हम तो 100 नहीं 150 150% कन्फर्म है, क्योंकि हमको नहीं आता है तो बच्चों को कभी बताते ही नहीं। कोई क्वेश्चन भी पूछते हो हमको जानकारी नहीं तो कभी नहीं बताते, जानकारी होता है तो ही बताते, क्योंकि गलत नहीं बताएंगे। इतने बच्चों का कैरियर होता है ना। अच्छा वहाँ उल्टा होता है, हमारे में तो सीधा हो गया है। अच्छा फिजिक्स में उल्टा होता है। अच्छा तुम लोग समझना, उसको घर पे एक बार चेक कर लेना, यही कहेंगे, एक बार देख लेने में कोई हर्ज नहीं है। जब सर जी बताएं तो ठीक ही बताए होंगे। तो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। अब इसकी सहायता से कुछ व्यंजक प्राप्त करना है। अब हमें थ्योरी कंप्लीट, अब कुछ फॉर्मूलों को साबित करना है। उन फॉर्मूलों को भी साबित कर लेंगे तब रिटेन शुरू करेंगे। बच्चा लोग ध्यान देना, लिखने में समय नहीं लगेगा, लिखने में तुम लोग को तो एकदम मर्सिडीज बनाएंगे, दौड़ के तराहीमाम करोगे। समय लेना है इसी में। देखो अब 1 सप्ताह तक कार्यक्रम, लिखने में 1 सप्ताह नहीं लगेगा, लिखने में तो 3 दिन में लिखवा देंगे। समझने में अभी 3 दिन और चलेगा, 10 दिन लग गया समझने में। हाँ एकदम, लिखने में क्या दिक्कत है जी, छापना ना है।